दोस्तों हमारा एक पीएसयू है जो कि सरकारी कंपनी है जिसका नाम है गेल यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। करोड़ों सपनों को सच करते हुए और देश के भविष्य को रफ्तार देते हुए गेल भारत की सबसे उभरती हुई गैस कंपनी है। एंड इनके पास अभी एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज आने वाला है, अगले साल आएगा एंड इसकी कैपेसिटी होगी 1,80,000 क्यूबिक मीटर्स। ये बड़ा वाला एलएनजी शिप है, बहुत बड़ा वाला। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज में से एक है मित्सुई यूएस के, उसके जॉइंट वेंचर किया है जो ये पूरा जहाज चलाएगा। एंड ग्लोबल एलएनजी मार्केट्स में इंडिया का सबसे पहला सीरियस प्रेजेंस है ये। लेकिन गेल का अपना एक टर्मिनल महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों से हर बार 3 महीने के लिए बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बारिश के समय वहां पे जहाज रुक नहीं पाता है। आप जरा सोच के देखो, ये एक लाइन है जो किसी भी एनालिस्ट रिपोर्ट में आपको मिलेगी नहीं, लेकिन ये एक लाइन इंडिया की पूरी एलएनजी एम्बिशन की कहानी कहती है। इस सवाल का जवाब आज के वीडियो में पूरी तरह डिकोड करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पोर्ट पे आखिर ऐसा होता क्या है जब एक एलएनजी शिप आती है। देखो, शिप जो होती है आपकी, जो एलएनजी शिप है, वो एक फ्लोटिंग क्रायोजेनिक कंटेनर की तरह होती है। ज्यादा उसके अंदर मैथ के अंदर नहीं जाते कि क्रायोजेनिक क्या होता है। उसके अंदर -162 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बना करके गैस को रखा जाता है। जब वो पोर्ट पे आती है, एक स्पेशलाइज अनलोडिंग प्रोसेस होता है। गैस को केयरफुली ट्रांसफर किया जाता है शिप से शोर पे, पोर्ट्स के पाइपलाइन के अंदर। इस प्रोसेस के लिए काम वाटर चाहिए। काम वाटर मतलब शांत पानी चाहिए आपको। शिप्स को एक स्टेबल डॉकिंग एनवायरनमेंट चाहिए। इसलिए एलएनजी टर्मिनल्स में एक चीज बनाई जाती है जिसको बोलते हैं ब्रेक वाटर। ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो कि समुद्र की लहरों के बीच में आ जाता है और वहां पे उन लहरों को रोक देता है, जिसके कारण डॉकिंग एरिया जो होता है, जहाँ पे जहाज को रुकना है, वो काफी स्टेबल हो जाता है। एक ऐसा ब्रेक वाटर ना हो तो रफ सीज में शिप डॉक ही नहीं कर पाती, और शिप अगर डॉक नहीं कर पाएगी तो आखिर जाएगा कहाँ पे? वो वापस समुद्र में चला जाएगा, एंकर करेगा, वहां वेट करेगा, या फिर किसी और पोर्ट के लिए उसे डाइवर्ट करना पड़ेगा। और वर्स्ट केस ऑप्शन में वो अपना कार्गो डिलीवरी नहीं कर पाएगा, उसको वापस भेजना पड़ेगा। अब दाबोल का जो टर्मिनल है महाराष्ट्र के अंदर गेल का, जो कि कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड चलाती है, वहां पे यही कहानी चल रही है जी। बहुत सालों से जून से लेकर सितंबर तक 3 महीने के लिए ये टर्मिनल प्रैक्टिकली ऑपरेशंस अपने सस्पेंड कर देता है। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी जो है हमारा, वो मॉनसून के टाइम पे बड़ा ही रफ हो जाता है, बड़ा ही एंग्री हो जाता है, राइट। वेव्स इतनी हाई होती है कि एलएनजी शिप सेफली वहां पे डॉक ही नहीं कर पाती हैं। ब्रेक वाटर है नहीं वहां पे। रिजल्ट इज कि शिप्स वहां पर टिक ही नहीं पाती है, वहां पे स्टेबल नहीं हो पाती है। साल के 3 महीने गैस अनलोडिंग जीरो। इतना महंगा, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन वहां पे काम ही नहीं हो पाता। अब जरा सोचो, यहाँ पे गेल लगातार डील पे डील कर रहा है जापान के साथ, कोरिया के साथ, सिंगापुर की एंटिटीज के साथ कि यार मेरे को ना खुद की शिप्स ओन करनी है, आपके जॉइंट वेंचर में चलाएंगे ताकि कभी भी शिप्स की हमें कमी ना पड़े। गैस के ऑर्डर्स में करके बैठा हूं, लेकिन जब लाएंगे उसको यहाँ पे, तब अगर टर्मिनल वहां पे नहीं चला तो क्या करोगे? अब आप ये बोलोगे कि यार इसका सोल्यूशन क्या बनता, वो कर देते हैं। एंड गेल वही चीज कर रहे हैं। उन्हें बोला कि यार अब ना हम 700 करोड़ रुपए लगाएंगे, लेकिन एक ऑफशोर ब्रेक वाटर बना देते हैं। समुद्र में शोर से दूर एक बड़ा सारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि वेव्स को इंटरसेप्ट करेगा और उन्हें बीच में रोक देगा, जिससे आराम से आपका पूरा एरिया अब स्टेबल हो जाएगा। वहां पे आगे शिप्स आगे रुक जाएंगी। अब एक बात बताओ, ये काम तो पहले होना चाहिए था ना। इतने साल से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के साल में 3 साल के लिए, यानी कि 25% ऑफ द टाइम के लिए उसको हम बंद रखते हैं, और अब जाके हमें याद है कि ये बनाना चाहिए। और बात खाली यहाँ खत्म नहीं होती है। हम 2-2 हज़ार करोड़ के जहाज जो भी हम खरीद रहे हैं, इनको जब आना होगा अगले साल से, तब ये ब्रेक वाटर रेडी होगा या नहीं हो, कि नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत दूसरी आ जाएगी कि भैया हमने शिप्स तो ले आए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं उसको हैंडल करने के लिए, शिप वहां पे डॉक ही नहीं कर सकती है। ये इफेक्टिवली एक रिएक्टिव स्पेंडिंग का केस है कि पहले अनाउंस करो, फिर बिल्ड करो, फिर बाद में इवेंचुअली और बिल्ड करो, जो पहले बिल्ड नहीं किया था, पहले अनाउंस ही नहीं किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र के दाबोल में नहीं है। हमें मानता हूँ गुजरात में दहेज का एक टर्मिनल है हमारा, जो कि जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास है। वहां पे आपका हाई यूटिलाइजेशन है, स्मूथ ऑपरेशंस है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन बाकी जितने भी हमारे एलएनजी टर्मिनल है, सबकी स्टोरी लगी हुई है भैया। काफी टर्मिनल्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हिस्टोरिकली 30% से कम रहा है। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि यार कोची टर्मिनल देख लो, जो कि एक और पीएसयू ही चलाती है जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कभी भी 25% भी क्रॉस नहीं हुआ, और वो टर्मिनल 6-7 साल से एक्टिव है, शायद उससे भी ज्यादा समय हो गया है। इतने सालों से उसका 75% की कैपेसिटी, जिसके ऊपर इतना सारा लोन लेकर के इतना पैसा लगाया गया, मेटल वहां पे लगा है, लोहा लगा, लोहे पे जंग लग रहा होगा सर, वो क्यों हमने बनाया? अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन हर टर्मिनल पे कोई ना कोई ऐसी कहानी है। डोमेस्टिक गैस डिमांड वहां नहीं थी, कहीं पे पाइपलाइन कनेक्टिविटी नहीं थी, कहीं पे हैंडलिंग चार्जेस इतने ज्यादा थे कि इकोनॉमिक सेंस नहीं बनाते, और कभी कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं था, जैसा कि हमने अभी दाबोल के केस में देखा। अब ये सोचने की बात है कि गेल के नए शिप्स आएंगे, साथ में ये पैटर्न मैच करेगा नहीं करेगा। नहीं किया तो बहुत वो शिप्स आएंगे, लेकिन उन्हें डॉक करने के लिए जगह नहीं मिली, तो भारी नुकसान हो सकता है। गेल बोवन नाम से एक बड़ी शिप ऐसी आ रही है 2027 में। के लाइन जो कि कोरिया की है, उसके साथ एक और शिप है जो कि अभी बन रही है, 2027 में उसकी डिलीवरी है। ये बड़े बड़े शिप्स हैं।
1,80,000 क्यूबिक मीटर्स की कैपेसिटी है इनकी। इन्हें लैंड करने के लिए वर्ल्ड क्लास टर्मिनल चाहिए चाहिए चाहिए, और नया टर्मिनल बनाना, अप्रूवल्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, कंस्ट्रक्शन, ये 5, 7, 10 साल इसमें लग जाते हैं। कई बार तो उससे भी ज़्यादा लगे हमारे हिंदुस्तान में। तो एक सिनेरियो में पॉसिबल है कि हमारे पास जहाज़ है, इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और जब शिप आएंगी तब वो पोर्ट रेडी नहीं होगा। बार बार मैं इसी पे आके एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत कमज़ोर कड़ी है जो कि इस पूरे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी में दबाव डाल देता है। शिपिंग इंडस्ट्री में इस सिचुएशन को कहते हैं डेमराज। मतलब वो हर दिन जब शिप पोर्ट के बाहर एंकर रहती है, वहाँ डिले की वजह से नुकसान जो होता है, कंपनी उसके लिए पेनल्टी भरती है। मतलब हमारे पोर्ट वालों को उसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी कि यार आपने शिप तो बुला ली, आप उससे डिलीवरी नहीं ले रहे हो। और उसकी जो पेनल्टी होती है वो होती है लगभग $100,000 to $200,000 पर डे। मतलब दिन का 1 से 1.5 से 2 करोड़ रुपया कहीं नहीं गया, सीधा गायब हो जाता है। और ये कॉस्ट अल्टीमेटली कौन उठाता है? गेल उठाती है, या फिर जो भी उस टर्मिनल को ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो पेट्रोनेट एलएनजी हो, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, वो उठा रहे हो। सबके सब है क्या? हमारे स्टेट ओन्ड कंपनीज, मतलब हमारी जेब का पैसा है। पर चलो एक बात मैं भी यहाँ मान लेता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि यार गेल एड्रेस कर रहा है इश्यूज को, नए टर्मिनल्स तो बना ही रहे हैं ना, ब्रेक वाटर अब बन ही रहा है वहां पे, एंड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्टली सीरियसली इन्वेस्ट कर रहा है। मैं पूरी तरह डिसमिस नहीं करता इस बात को, लेकिन मैं ये पॉइंट करता हूँ कि दाबोल का एग्जाम्पल सिर्फ दाबोल का नहीं है, ये एक सिस्टमिक पैटर्न का सिम्टम है। हम शिपिंग के बारे में अनाउंस करते हैं पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में सोचते हैं बाद में, और यहीं पे गलती होती है। और जब गैप दिखता है तो हम 700 करोड़ का एक रिएक्टिव स्पेंडिंग हम अनाउंस कर देते हैं। कुछ लोग मुझसे यहाँ स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे फिर से, तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप जरा कमेंट्स में मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एक जेन्युइनली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, या फिर मैं इसको शायद ज्यादा समझ रहा हूँ? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ओपिनियंस। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जरूर करना, उसके बाद जरा इस बात को जवाब देना। चाइना ने 2010 में एक सिमिलर एलएनजी जर्नी स्टार्ट की थी। शिप्स खरीदे, पोर्ट्स बनाए, डोमेस्टिक गैस ग्रिड को एक्सपैंड किया, एक कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड पुश लगाया। 2024 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर बन गया। लेकिन चाइना की सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ शिप्स नहीं थे, सीक्रेट था कोऑर्डिनेशन। शिपिंग हो, पोर्ट्स हो, पाइपलाइंस हो, डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग हो, ये सब साथ में आगे बढ़े, सिंक में। इंडिया का टेस्ट यही है, अभी तक हम इसमें आगे पीछे कर रहे हैं। शिप्स आ रहे हैं, पोर्ट्स का नेटवर्क दहेज के बाद आगे कहाँ जाएगा सब कुछ फिगर आउट करना बाकी है। पाइपलाइन हर जगह कंप्लीट नहीं हो, कैसे पूरी होंगी, टाइम पे कैसे करेंगे, डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग के रिफॉर्म कब होंगे, कभी प्राइसेस हम चेंज कर देते, कभी कुछ और होता है, कंपनीज के लिए फिजिबिलिटी कब बनेगी, क्लैरिटी कब आएगी, सब कुछ सॉल्व होना और सब कुछ टाइम पे होना जरूरी है। क्योंकि गेल ने अब जो जहाज खरीदने शुरू किए हैं वो आने शुरू होने वाले हैं। तो मैं एक ही बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा वाला गेम है जिसका एक स्मॉल पीस गेल यहाँ पे सॉल्व कर रहा है हमारे लिए। एक नहीं, कई पीसेस को गेल सॉल्व कर रहा है, लेकिन इसमें और बहुत सारा काम बाकी है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और नहीं हुआ तो कीमत इन द एंड आप और हम चुकाएंगे। बट एनी विच वे, इसी के साथ ये वाला डीप डाइव दोस्तों पूरा होता है। ये पूरा सप्लाई चेन अब हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो सिंक में रहें, सब्सक्राइब करें, कि जल्दी ऐसा एक और डीप डाइव लेकर के हम वापस आ रहे हैं। मेरा नाम है जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.